सैनिक कल्याण मंत्री जी ने देहरादून के हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में आगामी 6-7 नवंबर 2025 को हल्द्वानी और पंतनगर में वाले 25वें राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध और समन्वित से पूर्ण की जाए ताकि राज्य स्थापना दिवस समारोह की गरिमा और भव्यता सुनिश्चित की जा सके। बैठक के दौरान मंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और सफल आयोजन के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सेना में अग्निवीर भर्ती के खेल विभाग की ओर से युवाओं को पहले से प्रशिक्षण देने की तैयारियों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों को अब तक ठोस रोजगार नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सरकार ने कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है। बिष्ट ने आरोप लगाया है कि एसओपी बनाकर सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है, जबकि नौजवान अब पढ़े लिखे हैं और सरकार की नीतियों की अनिश्चितता को समझते हैं। देखिए, खेल विभाग एसओपी कब बनाएगा आप ये बताइए ना। लगातार मुख्यमंत्री इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार ना, और जो हमारे अग्निवीर हैं पहले ही जो है उनके भविष्य की खिलवाड़ करने का पूरा खेल रचा गया है। 4 साल की नौकरी के बाद जब हुआ और आप कह रहे हैं कि इस विभाग में मिलेगी नियुक्ति, उस विभाग में मिलेगी या पर में से मिलेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। उसके लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है और एसओपी का खेल करके आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आज पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और जो की नीतियां हैं वो अनिश्चित हैं, उनका कोई आधार भी नहीं नजर आ रहा, न इस प्रकार की कोई नीतियां हैं कि जिससे युवाओं का अपना भविष्य स्थित नजर आए या स्पष्ट नजर आए। अब अगर सरकार कोई ठोस पहल करती है और कोई ठोस शासनादेश जारी करती है, उसी के बाद लगे कि सरकार गंभीरता से युवाओं के बारे में कुछ सोच रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ताओं की नई सूची जारी किए जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल बिष्ट ने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, वो किसे प्रवक्ता बनाए, लेकिन जो वरिष्ठ विधायक मंत्री पद के सपने देख रहे थे उन्हें प्रवक्ता बनाकर लॉलीपॉप दे दिया गया है। बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता कोट पैंट पहनकर कैमरों के सामने बैठ रहे थे उन्हें लगा था कि कैबिनेट में जगह मिलेगी, मगर अब प्रवक्ता पद से ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है कि वो किसे अपना प्रवक्ता बनाए किसे ना बनाए, लेकिन जो वरिष्ठ विधायक अपना कुर्ता पैजामा सिला करके बैठे थे, कोट पैंट सिला करके बैठे थे कि कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी, वो भी जो है मंत्री पद के सपने देख रहे थे, तो उनके सपने आधे अधूरे हैं। उनको कैबिनेट का जो सपना था वो तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनको पार्टी प्रवक्ता के पद से नवाजा गया, तो अब उसी से उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। ये बड़ा जो है विचित्र सा फैसला है, क्योंकि वरिष्ठ विधायक हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता से उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा था, आश्वासन दिया जा रहा था कि उनके भी सपने, लेकिन अब अच्छा है भाजपा ने उनको प्रवक्ता बनाया है तो वो प्रवक्ता पद से ही। बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य है, जहां कभी अतिवृष्टि, कभी भूस्खलन तो कभी जलभराव जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बड़ा नुकसान होता है। कहा कि प्रकृति को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन आपदा के दौरान तुरंत राहत और भी कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। खजान दास ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी ने पराली जलाने जैसी मौसमी संकटों के समाधान के लिए भी रहते आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आहत के लिए दी गई धनराशि से राज्य में राहत और पुनर्विकास कार्यों को गति दी जा रही। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश जितने भी हमारे पहाड़ी राज्य हैं, कभी लैंडस्लाइड, कभी अतिवृष्टि के तहत बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कभी जलभराव हो जाता है। प्रकृति को तो हम रोक नहीं सकते हैं, किंतु जब आपदा आती है तो उसका जिस तरह से जो है काम त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और उसको किस तरह से हम उसको ठीक कर सकें। आज धराली की बात सामने आती है तो धराली के लिए विशेषकर उस दरमियान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं कैंप किया था और अब सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अभी आपदा के तहत कुछ धनराशि उत्तराखंड राज्य को उपलब्ध करवाई, उसी के निमित्त आगे काम होगा। और हमारी प्राथमिकता है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत पहुंचाने का, राहत के साथ साथ उनका पुनर्विकास हो और भगवान न करे धराली जैसी आपदा पुनः उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह को लेकर राजधानी देहरादून में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में विभिन्न विभागों की टीमों की ओर से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अधिकारी लगातार मैदान में उतरकर तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह ने बताया कि रजत जयंती समारोह एक महत्वपूर्ण अवसर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न सांस्कृतिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशिष्ट अतिथियों के आगमन की संभावना है, इसलिए मुख्य मार्गों और आयोजन स्थलों पर बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। देखिए, हमारा रजत जयंती हमारा समारोह है और इसमें विभिन्न कार्यक्रम जो हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश लोग यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष अभ्यागतों का आगमन भी प्रस्तावित है। ऐसे में जो क्षेत्र हैं हमारे मुख्य मार्ग हैं, इनको किस प्रकार से और बेहतर बनाया जा सके आम जनों के लिए, और लाइन डिपार्टमेंट के साथ इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अन्य क्षेत्रों का भी हमारा भ्रमण चल रहा है, उसी की कवायद में हम लोग यहाँ पर हैं। नगर निगम अधिकारी अविनाश खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से राज्य स्थापना दिवस भी रजत जयंती मनाई जाएगी, प्लानिंग किस तरह से की जा रही है व्यवस्था को लेकर के? देखिए, अभी हम लोग सब साइट विजिट पे ही हैं और तदनुसार जो है कार्य चल रहा है। सभी को अपने अपने दायित्व सौंप दिए गए हैं, सभी विभागों को, और टीम वर्क की तरह कार्य किया जा रहा है। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि समय से पूर्व ही हम लोग जो है अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर, क्योंकि स्वास्थ्य देखा जाए तो कहीं ना कहीं सफाई की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, तमाम प्लानिंग आपके पास है, और ऐसे में किस तरह से स्वच्छता पर पूरा फोकस किया जा रहा है? देखिए, सारा फोकस जो है स्वच्छता पे ही रहता है, क्योंकि उसी से ही हमारी जो है छवि में जो है एक सकारात्मक जो है नज़रिया लोगों के सामने भी जाता है और उसको जो है आगे भी कार्य करने की जो है प्रेरणा मिलती है। तो क्या नगर निगम के द्वारा जो है कोई विशेष लाइटिंग की व्यवस्था, ताकि जो है, क्योंकि रजत जयंती तो ऐसे में राजधानी को चमकाने के लिए और अच्छी लगे तो उसके लिए कुछ प्लानिंग हो रही है? हाँ, वो सब चीज़ें जो है हमारी सब पाइपलाइन में, सारे ही कार्य जो है समय पूर्व जो है पूरा करने के जो है निर्देश दिए गए हैं उच्च अधिकारियों के द्वारा। क्या 25 साल के कुछ ऐसे मोमेंटो होंगे जो नज़र आएंगे राजधानी में घूमते हुए लोगों को? मोमेंटोस के बारे में तो मुझे नहीं पता, वो अभी जो हमारे उच्च अधिकारियों के समक्ष ये सब चीज़ें हैं, उस पर अंतिम निर्णय उन्हीं के द्वारा लिया जाना है। धन्यवाद। तो रजत जयंती है और स्थापना दिवस की रजत जयंती को लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं वो फील्ड में उतरे हुए हैं, तमाम प्लानिंग कर रहे हैं, और जो निर्देश हैं उनका निर्देशों का पालन करने के साथ साथ किस तरह से स्वच्छता हो, किस तरह से साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि वो व्यवस्थाएं दुरुस्त नज़र आएँ। इसके साथ साथ विशेष तौर पर लाइटिंग की व्यवस्था के लिए भी अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं नज़र आएगा, यानी कि राजधानी देहरादून से लेकर उत्तराखंड में अनेकों शहर जो है वो चमकते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि 25वीं जो है स्थापना दिवस है। रजत जयंती इस वक्त पर जो है आयोजित जो है कहीं ना कहीं कार्यक्रम होने हैं, और कई कार्यक्रमों को लेकर के तमाम जो सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर नगर निगम के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, H24 देहरादून। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित लोगों में भारी आक्रोश है। देहरादून के विकास नगर में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और मांगों पर जल्द विचार न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रिपोर्ट देखिए। लखवाड़ बांध परियोजना उत्तराखंड में यमुना नदी पर एक बहुउद्देश्य परियोजना है, जिसका उद्देश्य सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन करना है। लेकिन परियोजना को लेकर विवाद हो रहा है। यमुना नदी पर बन रहे 300 मेगावाट क्षमता वाले लखवाड़ बांध को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। सूत्री मांगे हैं, हमने ज्ञापन भी दे दिया है अभी डीजीएम साहब को। और ये जो पिछड़ा क्षेत्र है हमारा ओबीसी और एसटी एससी, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। 3 सालों से यहाँ अनलीगल काम चल रहा है, यानी कि अभी भूमि अधिग्रहण हुई है काश्तकारों की, और एल&टी कंपनी मजे से काम कर रहे हैं और बाहर मजदूरों को ला रहे हैं। हमारा 1% भी आदमी यहाँ मजदूरी पे नहीं है। तो ये सारी मिली भगत जो है जल विद्युत निगम जो कार्यदायी है और कंपनी की है, कुछ हमारे क्षेत्र के लोग भी होंगे। तो आज बहुत आक्रोश में हमारा युवा वर्ग, क्षेत्र के बेरोजगार लोग जिनकी भूमि जा रही है, वो सारे लोग बहुत पीड़ित है कि हमारी परियोजना बहुत बड़ी परियोजना का काम चल रहा है, 1% में हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। बांध परियोजना से प्रभावित किसानों ने अपनी जायज मांगों को लेकर डैम साइट पर धरना कर दिया है। किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक परिसंपत्तियों का उचित मुआवजा है और स्थानीय युवाओं को बांध निर्माण में रोजगार भी नहीं दिया गया है। लखवाड़ बांध साइट पर ग्रामीण अब अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें तो जो शासन प्रशासन है और हमारी यूजेबीएनएल जो बनी है, या हमारी जो क्षेत्र की यूजेबीएनएल है, उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपसे वार्ता आपने सुनी भी है कि जो नई अधिग्रहण करी गई, पुरानी करी गई, जो भी आप दोबारा से इसका सर्वे कर रहे हैं, उसका एक तो कोई किसी क्षेत्र वासियों से डिस्कस नहीं किया गया कि भाई किसकी कितनी जमीन जा रही है। दूसरा, रोजगार की बात है। रोजगार जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि हमारा रोजगार कितने % जो अस्थायी है, भाई जो कंपनी काम कर रही है वो कितने % पे हमारे को आपने रखा। आप 70 पे रख रहे हो, 80 पे रख रहे हो, 10 पे रख रहे हो, 5 पे रख रहे हो, उसका जियो आपने अभी तक जारी नहीं किया कंपनी को। एग्रीमेंट में बोलते हैं, एग्रीमेंट हमें कौन दिखाएगा? भाई आप कंपनी ने जिसको टेंडर प्रोवाइड किया है सिंगल कंपनी को, तो आप उनसे लो ना, उनको दो, जियो की कॉपी हमें भी दो, उनको भी दो, उनसे भी हम अस्थायी काम लेंगे। जो अस्थायी रोजगार है, भाई अस्थायी रोजगार में तो अस्थायी देना पड़ेगा। पुरानी वैकेंसी को कह रहे हैं कि ठीक है वो हमने फ्रीज थी उसे अनफ्रीज करा दी। 40 वैकेंसी से क्या होगा? 300 मेगावाट की परियोजना बन रही है, ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का। भाई टिहरी में भी बना, वहाँ आज भी आरक्षण है। जो भी भर्ती आती है, जो जिस लेवल की आती है वहाँ आरक्षण है। हमें क्यों नहीं दी जा रही? हमारे बच्चे क्या करेंगे? प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन और निर्माणदायी कंपनी उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। और भी हमारी कई मांगे हैं, अब विस्तार से कुछ लोगों ने बताई। मैं संक्षिप्त में कहूँगा कि अगर कल तक शासन स्तर से, जिला स्तर से और कंपनी का कोई सक्षम व्यक्ति आता है तो हम आगे लिए भी तैयार है। समाधान भी हो सकता है, नहीं तो अनिश्चितकालीन जो है ये चक्का जाम रहेगा। आज हमने कार्य बंद नहीं करवाए। कल हमारा प्रोग्राम है 12-1 बजे तक। अगर सक्षम अधिकारी वार्ता होती है तो कोई समाधान नहीं तो अनिश्चित काल के लिए जो है कार्य भी बंद करा दिया जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत आती तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं। जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है उनका क्या कहना है? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारे साथ में सारे। आज तो हम कम लोग आए, तो महिलाएं भी आएगी, कल से जनप्रतिनिधि भी आएंगे, सामाजिक लोग भी आएंगे, प्रवासी काश्तकार में आएंगे। आज और कल हम कम संख्या में रहेंगे। धरने के ग्रामीणों ने बताया कि बांध निर्माण के दौरान सुरंग विस्फोट से कई गांव और खेतों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि शासन और प्रशासन ने अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
यही निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार करें विनम्रता। अगर आप ये अगर नहीं स्वीकार करती है तो हम इस और आगे बढ़ेंगे। यानी कि लगातार आपका आंदोलन चलता रहेगा? जी हाँ, ये लगातार चलता रहेगा। अभी शांति चल रहा है, हो सकेगा अगर ऐसी संभावना बने तो इसे उग्र में भी तब्दील किया जा सकता है। योजना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को लाभ पहुंच परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी, जिससे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में पानी की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। विकासनगर से लम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलौर कोतवाली में थाना दिवस किया गया, जिसमें कई गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 12 शिकायतें पुलिस को मिली, जिनमें से 4 लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं बाकी 2 लोगों को जल्द ही उनकी शिकायतों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया है। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि थाना दिवस से लोगों को काफी राहत मिल रही है, क्योंकि इस दौरान सभी अधिकारी एक साथ मौके पर मौजूद रहते हैं और सभी मामलों का निवारण करने में सहूलियत रहती है। जैसा कि पहले से सर्वविदित है कि हर माह जो है थाना दिवस का आयोजन किया जाता है, तो आज 25 अक्टूबर 2025 को थाना मंगलौर परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 12 के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो कंप्लेनेंट है वो मौके पर आए और में तो तत्काल ही जो उसमें FIR पंजीकृत करने के लिए और बाकी मामलों में जो जाँच है उसके लिए लाया गया है। और हमेशा की तरह पहले भी मैं कहूँगा कि थाना दिवस जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य ये है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो एक साथ मौजूद रहें। सभी चौकी इंचार्ज, SSI, SHO जो सुनवाई है वो उस तरह की हो कि वो मौके पे ही ज़्यादातर का निस्तारण किया जा सके। और रिस्पांस टाइम, जैसे चौकी का मामला है भेजा जा रहा है, तो ऐसा ना करके चौकी इंचार्ज भी वहीं पे मौजूद रहें और जो भी कंप्लेन आई है उसमें अगर संज्ञेय मामला है उसमें तत्काल FIR पंजीकृत किया जाए और अन्य कोई मामला है तो उसमें उसी के अनुसार आपसे उसमें कार्रवाई की जाए। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भालू के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। थलेसर के बाद अब पाबो ब्लॉक में भी भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। बीते रोज पाबो ब्लॉक के बनेख गांव में की खेतों में घास लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हो गई। शुक्रवार को घायल महिला को पाबो चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल पौड़ी के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल महिला के पति बलबीर ने बताया कि उनकी पत्नी अपने खेतों में घास लेने गई थी, तभी झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक से उस पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से उसे भालू के चुंगल से बचाया गया। ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को किसी तरह सड़क लाया गया, जहां 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल पौड़ी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना से ग्रामीण क्षेत्र में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे कल शाम को 4-4:15 बजे करीब घटना घटी। अचानक रीछ का हमला हुआ। गाय लेने गई थी मोड़ने, अचानक रीछ ने हमला किया। उसके डर के मारे नीचे गिरी, कुछ चोट आई है। उसके बाद गांव वालों को जैसे ही सूचना मिली, हम भी गए, गांव वाले भी गए, लेने गए तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा रास्ते में लग गया। कुछ 108 भी थोड़ी लेट हो गई। उसके बाद पाबो आए, पाबो में ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उन्होंने हमें रेफ़र किया पौड़ी में। रेफ़र करने के बाद यहाँ के डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छा इलाज किया। इमरजेंसी में उन्होंने कहा भी है कि जो पाबो वाले ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया इसको। उसके बाद जंगल विभाग वाले कल आए थे, पाबो में भी आए थे, अच्छा वो किया। कल शाम को आए थे, आज सुबह नहीं आए, आना था उनको, अभी तक यहीं तक। ये रीछ है जी, रीछ द्वारा, भालू जैसे कहते हैं, वो रीछ द्वारा हमला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हमला है, 40-50 करीब तो टाँके आए हुए हैं अंदर बाहर, और गंभीर रूप से बहुत ही घायल है। आवाज़ भी नहीं रही है, खाना भी नहीं खा रही है, उठा के पानी पिलाना पड़ रहा है उसको, बहुत है। पाबो से हमारे पे कल रात को आई थी हमारी इमरजेंसी में बियर बाइट का, जो इनकी रहाई है उसके अंदर के हिस्से में उसने बाइट किया था। पूरी डीग्लविंग इंजरी थी, कल तक कटी हुई थी।
तो हमने अंदर से लेके लेयर बाय लेयर स्किन तक पूरा सूचर किया है। अभी पेशेंट आईवी एंटीबायोटिक्स पे है, आईवी फ्लूइड्स पे है, ठीक है। और साथ में हमने इनको टेटनस का इम्यूनोग्लोबुलिन और टेटनस का इंजेक्शन चला दिया है। अभी हम 3-4 दिन इनको ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब के बाद हम इनको घर भेजा जाएगा। बाद में टाँके 14 बात कटेंगे। तभी अच्छी है, पेशेंट को धीरे धीरे चलाना शुरू करेंगे अभी, है ना। और बाकी तो देखिए जी, टाँके ऐसे गिनने तो सही नहीं है थे उसमें, क्योंकि उसमें मान के चलिए अगर आप सोचिए मांसपेशी तक कटी हुई थी, तो आप मान के चलिए हमें अंदर से सिलते हुए आना पड़ा। तो जो नॉर्मल जो हमारा टाँका होता है, अंदर ही अंदर में मेरे 2 या 3 टाँके तो पूरे यूज हुए हैं। उसके ऊपर बाहर जो स्किन वो एक टाँका यूज हुआ है। तो मैं ऐसे आपको नंबर तो नहीं बता पाऊंगा ऑब्वियसली बात है, मगर हाँ ये है कि अंदर से सिलते हुए टाँके लगे हैं। सुबह भी देखने गया हूँ मैं, आप मेरे सामने चाहे परिवार को ले आइए कि आ चुका हूँ, सुबह के राउंड में जा चुका हूँ मैं, है ना। मुझे पता नहीं आपने किससे बात करी है, मैं सुबह ऑलरेडी राउंड ले चुका हूँ जी, ठीक है। अभी बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से खा पी रहे हैं, उनको खाने पीने की हमने कोई रोक टोक नहीं रखी हुई है ना। बाकी अभी धीरे धीरे उनको चलाना शुरू करेंगे। थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा उम्रदार लोगों को चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है हमको, मगर वो बिल्कुल सही है। हाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।